हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राक्षी क्लासेस। ओके, आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का सीरीज को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो हम धीरे धीरे वीडियोस डाल रहे हैं। और आज का हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज चल रहा है। इसमें हमारा मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है और अब हमारा लेसन नंबर 5 है मार्केट स्ट्रक्चर में ही। ये कोर्स आपका कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी तक हम मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट का फॉर्म पढ़ चुके हैं, कितने तरीके की मार्केट्स होती हैं। फिर हमने सबसे पहले उठाया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़े थे और इम्प्लीकेशंस देखी थी। उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है बेटा इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइंड होता है। ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। ठीक है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पहले हम ये समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम किस सेंस से निकाला जाता है, फिर हम वो देखेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम, द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू। बेटा इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पे आपको वो प्रोड्यूसर वो आउटपुट सेल करके उसको इतना मैक्सिमम आउट प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि प्रोड्यूसर इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इक्विलिब्रियम ऑलवेज गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट और द मैक्सिमम आउटपुट फॉर द प्रोड्यूसर के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बोलता है कि पाई पाई क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं पाई। पाई क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, कि हमें कितना टोटल रेवेन्यू हुआ माइनस द टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, पाई। तो वो यही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पे प्रोड्यूसर के लिए उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। देखो लिखा भी है, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी given that the normal rate of profit is included in the cost item of the firm। बेटा एक प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट डिसाइड होता है वो उस कॉस्ट पे उसका प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन एडेड होता है। तो वो वही बोल रहा है, जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है, जो सारी फर्म्स एक अज्यूम माना जाता है कि सारी फर्म्स अगर इस इंडस्ट्री में आती हैं तो वो 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कमा ही लेती हैं। तो कॉस्ट की आइटम में जो प्रोडक्ट है, एक पेन है, उसकी कॉस्ट 10 रुपए, इस 10 रुपए में प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड होता है। आपने पढ़ा है एक टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले हम इनको क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलती है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन। बेटा ये चारों जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होते हैं। बट जो पाई होता है वो प्रॉफिट होता है अबव द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एंड द रेम्युनरेशन फॉर द रिस्क बेयरिंग फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिस्क लेता है प्लस, और वो कैपिटल लगाता है उस कैपिटल पे और उस रिस्क बेयरिंग फंक्शन पे। एंटरप्रेन्योर को अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको बोलते हैं बेटा पाई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हर फर्म कमा रही है, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर ऊपर प्रोड्यूसर कमाता है तो उसको बोलते हैं पाई, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल कॉस्ट फंक्शन। इस कॉस्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन एडेड है। The firm is in equilibrium when it produces the output that maximize the difference between total receipts and total cost। एक फर्म या प्रोड्यूसर तभी इक्विलिब्रियम में माना जाएगा जब वो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला लेवल ऑफ आउटपुट। हो सकता है वो 500 यूनिट्स ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट ही हमारे इक्विलिब्रियम है, हो सकता है 250 यूनिट है, हो सकता है 750 यूनिट है। तो हमें वो लेवल ऑफ आउटपुट निकालना होता है जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम डिफरेंस मिले टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में। The equilibrium of the firm may be shown graphically in two ways, either by using the TRTC curves or the MRMC curves। बेटा एक फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट ढूंढना वो दो तरीके से ढूंढा जा सकता है ग्राफिकली। अगर हम ढूंढना चाहें तो या तो आप TRTC अप्रोच पढ़ते हो, दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के कर्व्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, या MRMC कर्व, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स। आज हम इस वीडियो में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व्स करेंगे और अगली वीडियो में हम MRMC अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थ्रू टीआर एंड टीसी अप्रोच। यहाँ पे मैं टीआर टोटल रेवेन्यू एंड टीसी टोटल कॉस्ट अप्रोच पढ़ा रही हूँ इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट यहाँ पे मैं परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टीआर टीसी समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस कर्व को ध्यान से देखना। पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है और जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है, देखो बेटा टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे भी हो सकता है, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू कर्व हो सकता है, टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसे भी हो सकता है। अब आप मेरे डायग्राम पे आ जाओ, ये वाले डायग्राम में आप देखो टोटल रेवेन्यू का कर्व ऐसे जा रहा है, तो बस याद रखनी है कि जो टोटल रेवेन्यू का कर्व अगर ऐसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इट विल ऑलवेज बी शोइंग इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। हमेशा याद रखना टीआर का जो कर्व होता है, टोटल रेवेन्यू का जो कर्व होता है, वो अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, बेटा स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन जा रही है, और अपवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब हम कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा है तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक हो सकता है, ओलिगोपोली हो सकता है। बात समझ आई है? ठीक है जी, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। ओके, अब आता है कहानी हमारी ये आती है कि टीआर परफेक्ट कंपटीशन में ही स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। इसका रीजन भी अभी मैं एक एक करके समझाऊंगी। बेटा देखो, टीआर एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है, उसमें मैंने टीआर का कर्व बनाया और उसमें मैंने टीसी का कर्व बनाया। टीआर स्टैंड्स फॉर द टोटल रेवेन्यू और टीसी स्टैंड्स फॉर द टोटल कॉस्ट। द टोटल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, ये भी मैंने बता दिया कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है, ये रहा ना, हमारा टोटल रेवेन्यू का कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड स्लोपिंग है, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। शोइंग दैट द प्राइस इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, मैंने आपको ये बात भी बताई थी जब मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन का लेसन नंबर 4 सिखाया था, तो हमने ये डायग्राम बनाया था, याद है आपको? यही मेरा प्राइस कर्व है, यही मेरा एआर कर्व है, यही मेरा एमआर कर्व है। बेटा जो प्राइस होता है यहाँ कांस्टेंट होता है, क्योंकि फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड कर दिया, फर्म्स को उसी प्राइस पे बेचना है प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट। अब एक बात और देखो, प्राइस को मैंने बताया था एआर होता है, ये आप मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चले जाना सीरीज पे, या आप मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी मैंने कितनी बार सिखा दिया है कि एआर ही प्राइस क्यों होता है, आप जरूर देखना, आपको इन डेप्थ मैंने समझाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने खरीदी 1 2 3, सॉरी ये आउटपुट है मेरा, ठीक है। प्राइस है 10 10 10 10, ठीक है, ये टीआर है, ठीक है बेटा। 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40। बेटा देखो ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। कोई भी कर्व जब इंक्रीज होता है वो ऊपर अपवर्ड जाता है ना, बढ़ता हुआ जाता है। बट आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैम ये ऐसे भी तो बढ़ सकता है, मैम ये ऐसे भी तो बढ़ सकता है, मैम ये ऐसे, कुछ भी हो सकता है। बेटा ये स्ट्रेट लाइन बना ही क्यों है, इसका भी रीजन बताती हूँ। ये 10 से 20, 10 से बड़ा, ये 20 से 30, 10 से बड़ा, 30 से 40, 10 से बड़ा। कोई भी कर्व जब सेम रेट से बढ़ता है या सेम रेट से घटता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या दिखाता है बेटा, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर कहाँ से वर्ड आया है, लीनियर वर्ड कहाँ से आया है, ये देखो लीनियर, लीनियर वो वर्ड कहाँ से आया है बेटा, लाइन से, और लाइन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखना, कोई भी लाइन को बनाते वक्त अगर वो लाइन के बीच में जो रेशो हो रहा है, रेशो मतलब 10 से 20 बड़ी, 20 से 30 बड़ी, 30 से 40 बड़ी, 10 से 20 10 से बड़ी, 20 से 30 10 का गैप, 30 से 40 10 का गैप, 40 से 50 10 का गैप, अगर वो सेम रेशो से बढ़ती है या सेम रेशो से घटती है, वो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। अब अगर वो लाइन बढ़ रही है तो वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी, दैट इज दिस। अब अगर वो घट रही है तो वो बेटा स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। बात समझ आई है कि मैं क्यों टीआर कर्व को स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ? इसी रीजन से मैंने टीआर का कर्व कैसा बनाया था, स्ट्रेट लाइन बनाया था। कॉन्सेप्ट क्लियर कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है, ये देखो जो मैंने टेबल बनाई थी ये कांस्टेंट है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है और मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, तो मेरा टीआर भी बढ़ रहा है, बट सेम रेट से बढ़ रहा है। द फर्म इज अ प्राइस टेकर, वही मैंने बताया, फर्म प्राइस टेकर होती है एंड कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट, वो कितने भी अमाउंट ऑफ आउटपुट बेच सकती है। वो 1 बेचना चाहे, 2 यूनिट्स बेचना चाहे, 3 यूनिट्स बेचना चाहे, 4 यूनिट्स बेचना चाहे, 500 यूनिट्स बेचना चाहे, 1000 यूनिट्स बेचना चाहे, बट वो बेचेगी बेटा एक ही पर्टिकुलर प्राइस पे, यूनिफॉर्म प्राइस पे, at the going market price, that is uniform price.
विद इट्स टीआर इंक्रीजिंग प्रपोर्शनेटली विद द सेल्स। उसका टीआर को वो बढ़ाएगी तो सही, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग है, बट वो प्रपोर्शनेटली बढ़ा रही है। प्रपोर्शनेटली का मतलब होता है कि वो सेम रेशो से बढ़ा रही है, इस वजह से वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। बात समझ आई है? ठीक है जी। अब नेक्स्ट उस पे आ जाओ स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? द स्लोप ऑफ द टीआर कर्व इज द मार्जिनल रेवेन्यू। स्लोप क्या होता है बेटा? ढलान। ढलान मतलब एमआर क्या देखता है? चेंज टीआर में, उसी को बोलते हैं स्लोप। जो टीआर में चेंज देखता है उसको बोलते हैं एमआर। इट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। हमने डायग्राम में बनाया था कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने अभी बनाया भी है, आपको दिखा दूं। ये पी ए आर के इक्वल है और ए आर एम आर के इक्वल है, तो एम आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। दैट इज स्लोप इज अ कांस्टेंट सिंस ऑल द यूनिट्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। दस परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू पी। वही टी आर में कितनी बार चेंज हो रहा है? 10 से 20, 10 से चेंज हुआ, 20 से 30, 10 से चेंज हुआ, 30 से 40, 10 से चेंज हुआ। बेटा जो चेंज हो रहा है दैट इज एम आर, वो कांस्टेंट है, तभी एम आर कैसे बनता है? ऐसा बनता है ना। The shape of the total cost curve reflects the U shape of the average cost curve. AC एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, इसी वजह से हमारा जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो भी यू शेप्ड होता है, बट इट इज नॉट अ प्रॉपर यू शेप, इट इज एन इन्वर्टेड एस शेप। जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है बेटा ऐसी शेप का बनता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, INVERTED, इन्वर्टेड एस शेप। बिल्कुल यू शेप नहीं होता, ये याद रखना है। एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, जिसकी वजह से टीसी का जो कर्व होता है वो इन्वर्टेड एस शेप का होता है। ये देखो बनाया भी हुआ है, मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको समझ आना चाहिए। देखो बेटा, ये यू शेप्ड प्रॉपर वाला यू शेप नहीं है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। प्रॉपर वाला जो यू शेप्ड होता है वो बेटा एसी होता है, वो ऐसे बनता है, ऐसे यू शेप्ड होता है। दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये याद रखना, एसी का जो कर्व होता है वो यू शेप्ड होता है, और टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो इन्वर्टेड एस शेप होता है, क्योंकि रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आप मेरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाली इकोनॉमिक्स की जो कोर्स है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसमें मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जिसमें मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन करा होगा। द फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट एट द आउटपुट क्यूब। मैं पहले पूरा पढ़ लेती हूँ। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी कर्व इज द ग्रेटेस्ट एट लोअर एंड हायर लेवल ऑफ आउटपुट टोटल प्रॉफिट इज नॉट मैक्सिमाइज्ड। अब डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम समझाती हूँ मैं। बेटा देखो, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जहां जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हो गया के, एक पॉइंट हो गया एम, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे टी आर इज इक्वल टू टी सी, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ना तो कंपनी फर्म को या प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जितना उसकी कॉस्ट लग रही है उतना ही उसको रेवेन्यू मिल रहा है। जहां TR TC के इक्वल हो जाता है उसको बेटा क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो TR TC एक के पॉइंट पे भी मैच कर रहे हैं और TR TC M पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो K एंड M क्या है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला इधर तक, 0 से K तक। बेटा देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइन जा रही है ये टीसी की लाइन है, और जो नीचे वाली लाइन जा रही है वो टीआर की लाइन है। इसका मतलब टीसी बड़ा है टीआर से। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट ज्यादा लगा रहा है और उसको रेवेन्यू कम मिल रहा है, क्या वो प्रॉफिट में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। दैट मीन्स उसको लॉस हो रहा है। बात समझ आ रही है इस पॉइंट पे? ठीक है। अब इस वाले गैप पे आ जाओ। बेटा ये वाला कर्व कौन सा जा रहा है? टीसी का। और ये वाला कर्व कौन सा जा रहा है? टीआर का। तो यहां पर भी बेटा टीसी, यहां पर भी बेटा टीसी किससे बड़ा है? टीआर से, दैट इज लॉस। अब बेटा इस पोजीशन पे आ जाओ, यहाँ पे टीआर बड़ा है टीसी से, बट अगर मैं इस पोजीशन पे देखूं, धीरे धीरे वाली पोजीशन पे, यहाँ पे बेटा गैप कम है। बट अगर मैं ये ई पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे EF ये वाला, दिस इज द गैप इज मैक्सिमम। तो this point, this Q point is the equilibrium level of output where the gap between TR और TC is maximum. ये वो level of output है जो प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम माना जाएगा, क्योंकि TR और TC का गैप यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है। ये बात समझ आई है? TR TC अप्रोच क्लियर हुआ है मेरा पॉइंट? सो मच गाइस फॉर लिस्टिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद आएगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।